इस वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे न्यायपालिका के बारे में और न्यायपालिका से जुड़े जो बेसिक फंडामेंटल्स विषय वस्तु है इसके ऊपर हम लोग करेंगे बात। न्यायपालिका जैसे कि भारत की जब बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने देखा था 3 अंग है हमारे संविधान के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसमें जो न्यायपालिका सेक्शन है इसका जो सर्वोच्च स्तंभ है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। तो इन्हीं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स होगा सर्वोच्च न्यायालय। भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो एक एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत का मतलब होता है कि हर जगह लगभग एक समान न्याय व्यवस्था है और ये एक वे में है। जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे लोअर कोर्ट है, तो इसको मिला के इंटीग्रेटेड करके एक न्यायिक व्यवस्था बनाए गए। तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत व्यवस्था है। हालांकि आप इसका अर्थ ये नहीं समझिएगा कि हर तरफ न्याय के लिए जो कानून है वो एक समान है, ऐसा नहीं है। अभी उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इक्वल कानून बनाने के लिए। केंद्र और राज्य के लिए एक ही न्याय व्यवस्था है। अमेरिका में अलग अलग होता है ये। अमेरिका में केंद्र के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था होता है जबकि राज्य के लिए अलग न्यायिक व्यवस्था होता है। हमारे यहाँ जो एकीकृत करने का अर्थ है उसका मतलब है कि ये सारी व्यवस्थाएं केंद्र और राज्य में एक बराबर होता है। वर्तमान में बात किया जाए मीन्स आज़ादी के बाद, इस डेट पे एक बार गौर कीजिएगा, 28 जनवरी 1950 इस दिन सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। ये जो सर्वोच्च न्यायालय का बात हो रहा है ये हम जब स्वतंत्र हुए उसके बाद के बारे में बात है। ये व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके बहुत बड़े पार्ट को हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया हुआ है और उसी पे वर्णन है संघीय न्याय व्यवस्था का। मीन्स भारत शासन अधिनियम में ही वर्णन है संघीय न्याय व्यवस्था का। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का है। अब पहला प्रश्न जो आता है वो आता है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है। तो सही उत्तर होगा संविधान के 5वें भाग में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। इसका गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र क्या है, शक्तियाँ क्या है और प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच। तो ये याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है हमारे एग्जाम के लिए। अभी का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब देखते हैं हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का गठन। प्रारंभिक रूप में अगर चला जाए, मूल रूप में जिस समय इसको लाया गया था, तो मूल रूप से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। संसद को यह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और घटाने की शक्ति दी गई थी। 1956 में कुल 11 न्यायाधीश हो गए, 60 में इनकी संख्या बढ़ी, 13 हो गए, 77 में 17 न्यायाधीश, वहीं 86 में 35 न्यायाधीश, तो 25 न्यायाधीश, तो 2009 तक आते आते कुल 31 न्यायाधीश हो गए थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो 33 न्यायाधीश हैं अभी। तो न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अब ये पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो इस गठन का वर्णन अनुच्छेद 124(1) या अनुच्छेद 124 क में मिलता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 124(1). फ्रेंड्स, अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह के एग्जाम्स का प्रिपरेशन तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमारे साथ। हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट विषय को आपके समक्ष लेके आते रहेंगे और आपके साथ हम लोग जटिल विषयों को भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आते हैं, अगला देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये जो वर्णन है वो अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेता है। अब इसमें आ जाती है कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि कॉलेजियम प्रणाली। तो कॉलेजियम प्रणाली में एक सीजेआई होते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, इनका एक ग्रुपिंग होता है। अभी बहुत चर्चे में रहा है ये कॉलेजियम सिस्टम्स। ये जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं, अगले जो हमारे जस्टिस होंगे वो कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे, इसके लिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको कॉलेजियम सिस्टम कहा गया है। इसमें
इस व्यवस्था के बारे में पूरा डिटेल्स मिलता है अनुच्छेद 124 और 217 में। इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा मिलता है अनुच्छेद 124 और 217 में। अगर कॉलेजियम में से 2 लोगों की भी असहमति हो जाती है तो राष्ट्रपति को सिफारिश नहीं भेजी जाती है। जैसे ये यहाँ पे CJI प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश है ना, अगर इसमें से 2 लोग भी असहमत हो जाए तो फिर वो सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाती है। सिफारिश किस विषय में है, तो अगले न्यायाधीश कौन होंगे इस विषय में सिफारिश है। और इस सिफारिश को भेजने के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें से 2 लोग भी अगर असहमत होते हैं तो उस सिफारिश को खारिज कर दी जाती है। अब देखते हैं न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है। तो पहला योग्यता है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा जो है वो है उन्हें किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होने का अनुभव हो, न्यायाधीश रहे हो या मतलब ये कंडीशन हो, अथवा उसे उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक वकील होने का अनुभव हो, वकालत किया हो उन्होंने। और तीसरा है राष्ट्रपति के मत से सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो ये दूसरे कंडीशन में है A, B और C। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो वो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। फिर इसके बारे में बातचीत शुरू होता है कि किनको उनको न्यायाधीश बनाने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से फॉलो होगा और क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना। दूसरा में पहला जो है A वो कह रहा है कि कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, B कह रहा है 10 वर्ष तक वकील, और C कह रहा है कि राष्ट्रपति के मत से सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है न्यूनतम आयु क्या है, तो इसका कोई वर्णन नहीं है। इसी तरह से संविधान में न्यायाधीश के लिए जो अधिकतम आयु है इनका प्रावधान नहीं है। जनरली न्यायाधीश जो होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। अच्छा, अब ये आयु का प्रावधान क्यों नहीं है, तो इसके लिए है कि मान लीजिए कि वो बीच में अगर चाहे तो अपना छोड़ सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। सिमिलरली कई बार जब काम बढ़ जाते हैं तो उन लोगों को, रिटायर्ड न्यायाधीश लोगों को भी बुलाया जाता है काम करने के लिए, उन्हें आग्रह करके लाया जा सकता है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर संसद की सिफारिश पर क्यों, तो वो प्रक्रिया आप लोग जानते होंगे कि उन लोगों CJI को हटाने के लिए, न्यायाधीश को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है जिसे महाअभियोग बोलते हैं। आइए इसको समझते हैं। न्यायाधीश को हटाया कैसे जाता है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 124 के 4 और 5 में इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत पहला है कि इनके ऊपर जो आरोप लगेगा वो होगा कदाचार का, यानी भ्रष्टाचार का आरोप होगा, और अगर यह आरोप सिद्ध हो जाता है तो इन्हें हटाया जाएगा। दूसरा है दुर्व्यवहार या फिर असमर्थता, ये मानसिक रूप से तैयार नहीं हो उस पोस्ट के लिए, मेंटली तैयार नहीं हो या फिजिकली तैयार नहीं हो, यानी असमर्थ हो। तो ये 2 कंडीशन है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके लिए निष्कासन प्रस्ताव या महाभियोग जिसको बोलते हैं वो प्रस्ताव लाया जाता है। ये संसद के दोनों सदन में कहीं भी, तब लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में कहीं भी लाया जाता है। अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि अगर लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्य अपने समर्थन को देंगे और ये प्रस्ताव सभापति को, यानी लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। सिमिलरली राज्यसभा में है तो 50 सदस्य और भेजा जाएगा राज्यसभा के सभापति को। अब वो स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे ये उनके ऊपर है। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो फिर बात आगे बढ़ती है। स्वीकृति अगर मिल गई तो सभापति 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे। 3 सदस्य होंगे जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, दूसरा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और जो तीसरा सदस्य होगा वो कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा, अगर स्वीकार करते हैं तो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सभापति अस्वीकार कर दे तो, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अगर वो अस्वीकार कर दे तो फिर मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। स्वीकार करने के बाद ये जो कमेटी का गठन हुआ, अगर ये जांच करके पाते हैं कि दोष है, मतलब दोष सिद्ध हो जाता है, तो फिर 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
दोष सिद्ध होने के बाद 2/3 बहुमत से बिल को पारित कराया जाता है और फिर अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को उनके पोस्ट से हटाते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? संसद में हो रहा है ना। लोकसभा में लाए या फिर राज्यसभा में लाए, अंग तो संसद का ही है। और फिर ये जो वोटिंग है ये ऐसा नहीं है कि लोकसभा में अगर पारित हो गया तो केवल हो गया, नहीं, फिर राज्यसभा में भी वोटिंग कराई जाती है। तो टोटली हम लोग क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन किया जा रहा है, लेकिन संसद के कहने पर। इसी प्रक्रिया को हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि संसद के द्वारा, संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाते हैं, ये वही वर्णन था। अब आते हैं न्यायाधीश के शपथ के ऊपर। जब न्यायाधीश को नियुक्ति की जाती है तो ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और जनरली जितने भी जो पोस्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं उनके लिए शपथ ग्रहण समारोह होता है, जो हम लोग जानते हैं। वेतन और भत्ते जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अभी 2,80,000 रुपया प्रति माह है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,50,000 रुपया प्रति माह मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000, जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपया प्रति माह वेतन के रूप में दिया जाता है। तो ये एक चीज़ है कि न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और ये इनके वेतन के बारे में है। इसके अलावा न्यायाधीश जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको पेंशन और अवकाश मिलता है। वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीश के वेतन और भत्ते संसद द्वारा कम कर दिए जाते हैं। तो संसद के द्वारा न्यायाधीशों के भी वेतन और भत्ते को कम किया जा सकता है, लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान जनरली इनकी शक्तियों को आप कम नहीं कर सकते हैं, ना ही वेतन को कम कर सकते हैं इनके कार्यकाल के दौरान। न्यायाधीश का एक प्रकार कार्यकारी न्यायाधीश होता है। आइए पहले जानते हैं होता कौन है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति जब किसी अन्य न्यायाधीश को कुछ समय के लिए नियुक्त करते हैं तो वो कार्यकारी न्यायाधीश कहलाते हैं। कंडीशन नंबर 1, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर। कंडीशन नंबर 2, अस्थायी रूप से अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो। और कंडीशन नंबर 3 है अगर मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो। तो इन कंडीशन में मतलब मुख्य न्यायाधीश जब उनका पद खाली है या फिर वो अनुपस्थित है या फिर वो अपने दायित्व को निर्वहन करने में असमर्थ है, बीमार है, इस तरह से है, तो फिर कार्यकारी न्यायाधीश को बुलाया जाता है। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय में कुल 33 न्यायाधीश हैं। न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति न होने पर अनुच्छेद 127 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। समझिएगा इस बात को। न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति, कोरम क्या होता है? एक वो निश्चित संख्या होता है जो मिनिमम होना ही चाहिए प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आज सर्वोच्च न्यायालय में काम होगा और सुबह बैठते हैं लोग, उसमें ज़्यादातर लोग किसी कारण से आने में सक्षम नहीं हो पाए, तो मान लीजिए कि केवल सीजेआई है और एक पर्सन है, तो ऐसे में जो जस्टिस है वो पूरी तरह से सटीक आएगी नहीं। इसके लिए एक न्यूनतम बना लिया जाता है कि मिनिमम इतने मेंबर आने के बाद ही कार्य आगे बढ़ेगा। अगर वो मेंबर पूरा नहीं होता है और ऐसा लग रहा है कि उनके आने में टाइम है, क्योंकि काम तो करना है ना, डेली बेसिस पे ही काम करना है, तो ऐसे में अनुच्छेद 127 कहती है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को टेम्पोरली बुला सकते हैं, वहीं तदर्थ न्यायाधीश कहलाते हैं। और वे न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो अभी हम लोग एज का बात कर रहे थे उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर वो सेवानिवृत्त हो गए हैं फिर भी अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, यही सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान, वर्तमान में दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है संविधान में, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर मुख्य न्यायाधीश चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के स्थान को चेंज कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के स्थान को एक से अधिक स्थानों पर भी ले जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति उन्हें लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये ऐसा कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग का सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो क्या चेंज हो सकता है, सीजेआई करेंगे राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। अब देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या शक्ति है। तो फ्रेंड्स, ये इनके शक्तियों को अलग अलग कुछ प्रकार में बांटा गया है। जैसे अनुच्छेद 131 में
सर्वोच्च न्यायालय के जिस शक्ति का वर्णन है वो है मूल क्षेत्र अधिकार। मूल क्षेत्र अधिकार मतलब यहाँ पे मूल रूप से किस तरह के लोग आकर के यहाँ पे अपील कर सकते हैं, तो वो वे मामले होंगे जो केंद्र बनाम कोई राज्य के साथ हो, एक राज्य या एक से अधिक राज्य के साथ हो। कि इसके अलावा क्या केंद्र हो प्लस राज्य के बनाम केस हो, एक से अधिक के साथ हो, तो इसमें केंद्र प्लस राज्य हो और फिर बनाम में एक से अधिक राज्य हो। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि केंद्र से राज्य के बीच का कोई मामला हो, या राज्य से राज्य के बीच का कोई मामला हो, या केंद्र और राज्य मिल करके किसी अन्य राज्य के खिलाफ कोई मामला हो, तो इस तीनों कंडीशन में ये मूल अर्थात मुख्य क्षेत्र अधिकार हो जाता है। ऐसा अनुच्छेद 131 में वर्णन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी केंद्र और बिहार के बीच अगर कोई किसी विषय पर अनबन हो जाती है तो फिर ये मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। न्यायाधीश का क्षेत्र अधिकार ये हम लोग देखेंगे, और इसी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको हमारा जो प्रिपरेशन है इसमें रीट हम लोगों ने पढ़ा था ना, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, एक और वीडियो मैं बहुत जल्द एक डिटेल्स में रीट के ऊपर वीडियो डाल दूंगा। तो न्यायाधीश क्षेत्र अधिकार में क्या होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कहीं पे किसी के मूल अधिकार के साथ हनन हो रहा है तो ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है। ये रीट 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। तीसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपील करने का क्षेत्राधिकार। तो ये क्या कैसे होता है, जैसे लोअर कोर्ट में कोई मामला गया, आप वहाँ से हाई कोर्ट जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इस तरह से आप अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। पर यहाँ एक बात याद रखिएगा कि अगर मामला मूल अधिकार का नहीं है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए जाना पड़ता है। जैसे कि आपराधिक मामला है, दीवानी मामला है, तो इन मामलों में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जबकि अगर मूल अधिकार के साथ आपके छेड़छाड़ हुआ है और आप इसके लिए अगर जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमें अनुच्छेद 32 बताती है। तो ये न्यायपालिका का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अब सलाहकारी क्षेत्राधिकार देख लेते हैं। कई बार राष्ट्रपति को कुछ निर्णय के लिए न्यायाधीशों के सलाह की ज़रूरत होती है, तो राष्ट्रपति न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत ये शक्ति मिलती है। अभी राष्ट्रपति न्यायाधीश से किसी मान लीजिए कि कोई ऐसा विधि से रिलेटेड विषय है, फॉर एग्जांपल कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है, या ऐसा कोई विषय है जिसमें संवैधानिक संधि है, समझौता है पहले से, इस तरह का कुछ है, तो राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, न्यायाधीश इनको सलाह देंगे। तो ये इस तरह से मूल क्षेत्राधिकार, न्याय, अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से काम करती है, ये उसका वर्णन है। पांचवा आता है ये अभिलेखों का न्यायालय है। अब ये क्या होता है अभिलेखों का न्यायालय? अभिलेखों के न्यायालय का अर्थ होता है वो न्यायालय है जिसके द्वारा दिए गए डिसीजन एक अभिलेख के रूप में होंगे। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट किसी एक मामले में कोई डिसीजन देती है तो वो जो निर्णय रहता है ना, वो ऑल ओवर इंडिया के दूसरे किसी न्यायालय में उस डिसीजन को कोट किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाही फैसले जो होंगे वो विधि और साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा या सुना होगा या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अमुक मामले में वकील कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने XYZ मामले में फैसला सुनाते हुए इस विषय का सहारा लिया था, या ऐसा उन्होंने डिसीजन दिया था, उसको कोर्ट किया जा सकता है। 6 है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। ये क्या होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केंद्र और राज्य स्तर पर किए गए जो भी न्याय है उसकी समीक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये पावर है कि वो केंद्र और राज्य स्तर पर किए गए न्याय की समीक्षा को कर सकता है। सो ये वो शक्तियाँ हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अभी एक और चीज़ जहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिलेखों का न्यायालय क्या केवल सर्वोच्च न्यायालय है, तो ऐसा नहीं है। अभिलेखों के न्यायालय में हाई कोर्ट भी आता है, जो हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट के भी डिसीजन उस राज्य के अंतर्गत जितने न्यायालय है उसके लिए वो विधि और साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। कुछ अन्य जो मिसलेनियस शक्तियाँ है उसको देख लिया जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी
अगर कोई मामला होता है तो उसका निपटारा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के आचरण की जांच करना, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हाई कोर्ट में जो लंबित पड़ा हुआ मामला है उसको मंगवा सकता है अपने पास, उसको निपटारा करने का शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ये कुछ शक्तियाँ हैं जो एक विशिष्ट रूप से केवल सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है, उच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय की जो विधि होगी वो भारत में सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होगी, यानी कि इसके जो आदेश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे, ये पूरे देश में लागू होंगे एक बराबर रूप से। तो आप ये समझ गए होंगे बेसिक जो हम लोगों ने फंडामेंटल चीज़ कवर किया कि सर्वोच्च न्यायालय है क्या, किस तरह से काम करती है, कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े जितनी भी बेसिक क्वेश्चंस बनती है आप इस वीडियो के आधार पर उसे बना सकते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं आप उसको सोल्व करके देखिएगा, काफ़ी हद तक आपके वो प्रश्न सोल्व हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और एस्पायरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हमारे सपने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्त? तो सबसे पहले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, फिर हमारा जो स्टडी हो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चीज़ों को समझ सके और सिलेबस को ट्रैक करता हुआ हो, एक परफेक्ट नोट्स हो जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाए। और अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं।